नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस एमसीक्यू सीरीज का ये पार्ट 2 वीडियो। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को नीचे जाके जरूर देखें। ये हमारा मिशन पीएमपीपीएससी 11 अप्रैल के तहत ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 50 से लेके 100 के बीच के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे प्रीलिम्स 2020 और उसके बाद आने वाली प्रीलिम्स की जो परीक्षा है जो नवीन सिलेबस है उसके लिए कारगर होगा। तो साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं वो सब हम आपके लिए लाए हैं। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब पार्ट 1 में ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम बात करेंगे 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा ये शारीरिकी कहलाता है, इसको कहते हैं शारीरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका जो सबसे अधिक अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है वो है बैगनी रंग का। आपने देखा होगा इसका प्रकीर्णन जो होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रकीर्णन जिसका सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों उसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होता है। तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। इसके उल्टा है लाल रंग। लाल रंग आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लाल रंग जो है शाम को क्यों दिखाई देता है जब सूरज डूबता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसीलिए वो सबसे अधिक समय तक दिखता है। तो लाल रंग का क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है, तो लाल रंग की। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, तो वो बैगनी रंग की होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन है आपके लिए, और ये बहुत ही आपने एक सामान्य चीज़ देखी होगी कि तालाब की आप जो गहराई देखते हो ऊपर से वो हमेशा कम नज़र आती है। तो ये 4 मीटर होगा, इसका वास्तविक गहराई जो है 4 मीटर होगी। अपवर्तनांक के कारण होता है दोस्तों, तो आप यहाँ अपवर्तनांक को याद रखें। कई बार क्वेश्चन आता है कि अपवर्तन के कारण जो है ये चीज़ होती है कि जो तालाब है वो कम गहरा दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर 54, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। आपने देखा होगा पिछली बार मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, नाडू नाडू करके आपको ट्रिक बताई थी, NADU। नाडू ये है निकट दृष्टि दोष, ये है दूर दृष्टि दोष, ये है अवतल लेंस, ये है उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष ठीक होगा अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष होगा उत्तल लेंस से। देन ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा दोस्तों डायोप्टर। रडार रडार RADAR रडार कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है दोस्तों रेडियो तरंगों का अपवर्तन पे काम करती है ये टोटली। उसके नाम यदि आपको पता है तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो गति के नियमों के अनुसार आप देख सकते हो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। अब यहाँ पे जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व की परिभाषा देता है, और द्वितीय नियम जो है वो बल की परिभाषा देखता है। आपने देखा होगा F=ma बोलते हैं। F=ma आता है सेकंड वाले जो इसका नियम है। तो F यहाँ पर फोर्स है, M जो है वो मास है, और A जो है वो एक्सेलरेशन है। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण ये होता है हमारा क्या, फोर्स F=ma। तो ये आपको याद रखना है। और तीसरा नियम आपको याद ही होगा, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 57, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस गुणधर्म को कहते हैं दोस्तों जड़त्व। जैसा कि अभी मैंने कहा, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उस फर्स्ट लॉ में जड़त्व की परिभाषा दी गई है, और वो जड़त्व की परिभाषा इस क्वेश्चन में जो आपको लिखा हुआ है कि वो यदि कोई वस्तु है या तो वो विराम अवस्था में है तो उसी में बनी रहेगी, या एक समान गति में है तो उसी में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। इस नियम को जो है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। लेज़र निम्न सिद्धांत पर
कार्य करता है। तो LASER लेज़र लाइट इमिटिंग स्टिमुलेशन ऑफ इमिटेड जो है रेडिएशन होता है। तो ये जो है किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, ये विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन, जो मैंने अभी बताया आपको लेजर का जो फुल फॉर्म होता है, उसी को यदि आप यहाँ पे हिंदी में यदि आप बोलें तो वो होगा विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन। तो विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन ही कहलाता है। देन लेजर किरण सिद्धांत कार्य करता है, ये हमने देख लिया। देन दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? आप देखते होंगे दलदल में यदि कोई फंस जाता है और यदि वो पैरों पर चलता है तो वो धंसता ही चला जाता है, और यदि अपने आप को वो उस पे जो है आड़ा हो जाता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, और जो इकाई क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाने के कारण उसका जो नीचे जाना होता है वो कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि दाब जो होता है पर स्क्वायर या पर जो उसका क्षेत्रफल होता है उस पर जो दबाव, उस पर जो वेट डाला जाता है वो दाब कहलाता है। तो क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा दाब उतना ही कम होगा। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में शीतलन तंत्र केवल संवहन पर काम करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इनमें से ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। आप एक एक क्वेश्चन करके आप स्वयं मूल्यांकन अपना कर सकते हैं। अंत में आप 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो आप अपना मूल्यांकन करके देख सकते हैं। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है? बताइए। बुध है कि शुक्र है कि वरुण है कि अरुण है कि बृहस्पति है? तो ये है दोस्तों बृहस्पति। 65। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो एक होता है लघु रेडियो तरंगों का, हर्ट्ज का होता है, हर्ट्ज का प्रयोग होता है, या लघु रेडियो तरंग है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो ये प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन जो होता है दोस्तों, आप इसको बोल सकते हो कि ये एक पाचक प्रक्रिया है, क्योंकि ये पाचन होता है बड़े पिंडों का छोटे पिंडों में टूटना, जो मेटाबोलाइट बोलते हैं, हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी कि बड़े खंडों, बड़े जो भोज्य खंड होते हैं उनका छोटे खंडों में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन एमिनो अम्लों में टूटेंगे, राइट, और लिपिड का एमल्सिफिकेशन होगा। तो इस प्रकार से ये कोई भी आपको ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आपको टिक करने हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो ये होती है दोस्तों एक एसिड, आपने नाम इसका सुना होगा मेरे ख्याल से, इसका नाम है दोस्तों लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड आप यहाँ देख सकते हो। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है किसका मात्रक होता है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये होता है दूरी का मात्रक। तो एक वर्ष में प्रकाश जो दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो ये सबसे बड़ी इकाई है दूरी की। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो यह है फेदोमीटर। क्वेश्चन नंबर 70। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस प्रकार की बनी होती हैं? तो कंप्यूटर की आईसी चिप्स जो होती हैं दोस्तों वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली, जहाँ भी कंप्यूटर का काम होता है, कंप्यूटर को बनाया जाता है या कंप्यूटर के संबंधित स्टार्टअप होते हैं तो उनको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जैसे इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलोर, और जो कैलिफोर्निया है वो अमेरिका की, तो वहाँ पे यही सब काम होता है, इसलिए इनको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। फिर है दोस्तों वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वह काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72। अगर किसी वस्तु पर का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो आपको इससे पहले अवतल दर्पण के गुणधर्म समझने होंगे। तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अनंत छाया बनेगी। फिर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो H जो है हाइड्रोजन जो है वो निकालती है अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके। ऐसी धातुओं को क्या कहा जाता है? ऐसी धातुओं जैसे जिंक,
जिंक धातु जो है इसी प्रकार की एक धातु है जो हाइड्रोजन को निकाल देती है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सरल लोलक की जो 4% बढ़ेगी तो उसका जो 2% जो है उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आपने एक देखा होगा अंडर रूट एल आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल टी इज इक्वल टू अंडर रूट एल होता है। तो अंडर रूट एल जो है वो एल लंबाई है, तो जो भी लंबाई में आप परिवर्तन करोगे उसका अंडर रूट जो होगा उतना आवर्तकाल आपका टी जो है बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सी जो है फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेवेनर्स ने किया था। तो ये जो फ्रांस के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ट्रेवेनर्स और लेमार्क, और इन्होंने ये किया था। कार्य का मात्रक क्या है। 76 नंबर का क्वेश्चन हमारा, कार्य का मात्रक क्या है। तो ये है दोस्तों जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष अभी हमने देखा था, मैंने समझाया था आपको, दूरी की है। क्वेश्चन नंबर 78, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो एक ही प्रकार से परमाणु से, एक ही प्रकार के परमाणु से बना जो होता है वो तत्व कहलाता है, और तत्व को और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। यौगिक जो होते हैं उनको और अधिक जो है तोड़ा जा सकता है, लेकिन तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए उसे और अधिक नहीं जो है विखंडित किया जा सकता। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार निश्चित संयोग जो होता है वो यौगिक कहलाता है। तो ये दो या दो अधिक तत्वों से बनता है, और तत्व हमने देखा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो ये बहुत फेमस इफेक्ट आया था 1927 में, इसको ईजाद किया था, खोज की थी इसकी। तो ये थे डॉपलर, वैज्ञानिक डॉपलर ने कहा था डॉपलर प्रभाव इसको, कि जब ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव जो होता है तो उसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दाब का ध्वनि पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उतना के उतना ही वो रहेगी 332 मीटर प्रति सेकंड। आप इस बात को याद रखें, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव चूंकि 0 होता है, इसीलिए वो ना बढ़ेगी ना कम होगी, उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष से दूरी का मात्रक है, बाकी समय के मीटर है, मिनट है, सेकंड है और घंटा है। तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। पारसेक इकाई है, दूरी की इकाई है पारसेक भी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शीशा जो होता है वो ऐसा धातु है कि विद्युत का कुचालक है, धातु होते हुए भी एक कुचालक है। आपने देखा होगा कि धातुओं के जो गुण होते हैं वो होते हैं कि से चालक होती हैं और चमकदार होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं, चमकदार होती हैं। ये सब जो है फॉलो करता है शीशा। तन्य भी है, सुचालक नहीं होता लेकिन अकेला, बाकी सभी गुण इसमें पाए जाते हैं धातुओं के। तो ये एक एक्सेप्शन है। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो कौन सी धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन, ये 2 अधातु हैं, इनमें चमक पाई जाती है, ये भी एक्सेप्शन है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये किस डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला है 87वां, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं क्यों। क्योंकि कपूर जो होता है पृष्ठ तनाव होता है जो पानी का, उसके कारण कपूर जो है उसके ऊपर नाचता रहता है। कपूर का अपना जो भार होता है, जो दाब होता है वो कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भरी हुई है, क्या होगा। हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी क्योंकि वो बहुत हल्की होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा, तो हाइड्रोजन गैस पहले निकल जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो किस डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्वेश्चन नंबर 91, यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे।
दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, समान, क्योंकि उन पे सेम ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ेगा। एक ही वृत्ताकार कक्षा में है, वो पिंड भी एक जैसे हैं, तो दो उपग्रह हैं एक ही कक्षा में हैं तो वो एक समान वेग से उनका वेग होगा। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो जूल जो है वो कार्य की इकाई होती है, साथ ही साथ ऊर्जा की भी इकाई होती है। अभी हमने देखा कार्य की इकाई भी जूल होती है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बार बार क्वेश्चन आता है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, किसका प्रकीर्णन कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे तरंगदैर्घ्य जो होती है दोस्तों, एक होता है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन होता है और तरंगदैर्घ्य होती है। तो ये जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। 1/, तरंगदैर्घ्य लिख सकते हैं यहाँ पे, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं तो 1/, लैम्डा हो जाएगा। और ये प्रकीर्णन है तो ये हमेशा उल्टा होता है, यदि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, और यदि तरंगदैर्घ्य कम होगी तो प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे कम यहाँ पे तरंगदैर्घ्य वाला जो है वो होता है बैंगनी रंग, तो कम है तो इसका ज़्यादा प्रकीर्णन होगा, और लाल रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है तो प्रकीर्णन इसका सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 94, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि उनको अल्ट्रा परासर तरंगें होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा वो उड़ने में सहायक होते हैं। फिर दोस्तों 95, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, दो हैं, एक फाइकोलॉजी है और एक होता है दोस्तों माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी आपको ये याद रखनी चीज़ें। माइकोलॉजी होती है दोस्तों जो है, ये फाइकोलॉजी होती है शैवाल का अध्ययन, और ये होता है माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। तो कवक और शैवाल में आपको कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है। वायु विज्ञान किसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, क्या कहलाता है, वायु विज्ञान इसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है क्योंकि हमने जल यौगिक की परिभाषा देखी थी कि तत्वों से मिलकर बना होता है। तो जल में कौन कौन से तत्व हैं, एक हाइड्रोजन तत्व है और एक ऑक्सीजन तत्व है। तो अब दो तत्वों से मिलकर बना है चूंकि, तो ये एक यौगिक हो जाएगा। इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस तरह से 97 क्वेश्चन हो गया। 98 क्वेश्चन आते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसे मात्रक क्या है। तो आपने यदि 12th की बुक पढ़ी होगी तो उसमें फिजिक्स में आप जो है यदि देखेंगे तो उसमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है और उसमें न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इसका मात्रक दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उसका क्या होगा। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह से पैकेट छोड़ा जाता है, क्या होगा उसका। उपग्रह के साथ उसकी गति भी परिक्रमा करेगा वो भी, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन तो है नहीं, तो नीचे तो वो आएगा नहीं, ना पृथ्वी पर आएगा, वो उसे उपग्रह के साथ चाल शुरू कर देगा, परिक्रमा शुरू कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, तो यौगिक मैंने आपको बताया, आप पहचानते होंगे कि जैसे जल है, जल एक यौगिक हो गया। जो भी चीज़ दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनी है वो यौगिक है। तो अमोनिया जो है आपने देखा होगा, NH4 इसका होता है फॉर्मूला होता है NH4। तो आप यहाँ नाइट्रोजन देख सकते हो और 4 अणु हाइड्रोजन के देख सकते हो, इनसे मिलके बना हुआ अमोनिया। तो अमोनिया भी क्या हो गया, यौगिक हो गया। ठीक है, इस तरह से आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है दोस्तों। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप हमें ज़रूर बताइए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के आपको वीडियोस प्राप्त होते रहें लगातार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।